जितने भी बच्चे क्लास 10th में और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों आज की इस वीडियो में 18 फरवरी का एक ऐसा पेपर लेकर आए हो जिस दिन आप देने जाओगे पेपर ना उसी दिन आप आग लगा कर आओगे। ये कोड देख सकते हो 801 डीए का जो कोड है ये सबसे ज्यादा वायरल कोड की पेपर है, ठीक है। और इस पूरे पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो प्यारे बच्चों तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये जो पेपर 100% वायरल पेपर है, ठीक है। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपका मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 2026 हिंदी का सबसे ज्यादा वायरल पेपर। और आप देखोगे कि 18 फरवरी को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। इसके एक एक प्रश्नों को मैं आपको हल के साथ बताऊंगा, एक एक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप एक एक प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेना ताकि आपको भी 70 में 70 नंबर लाने से कोई ना रोक पाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को जैसे मिलेगा आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम सही सही भर लेना है, ठीक है। एंड जो समय होगा प्यारे बच्चों वो 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर का आंसर आपको लिखना है। एंड जो पूर्णांक होगा वो 70 का होगा। एंड यहाँ पे कुछ दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे पहला निर्देश है कि इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। एंड तीसरा है यहाँ पे कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। मुझे एक चीज ध्यान देना कि आपको जो खंड अ मिलेगा उसमें 20 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पे देने हैं। और आंसर देते समय आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और वो पेन बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए या डार्ट पेन होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी तरह का जेल पेन का यूज कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे चौथा निर्देश दे रखा है, ये दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का आपको कदापि प्रयोग नहीं करना। अगर आपने चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसे फिर आप काट नहीं सकते, इरेजर का यूज नहीं कर सकते, व्हाइटनर नहीं लगा सकते, अगर ऐसा करते हो तो अगर आपने सेलेक्ट ऑप्शन सही भी किया होगा तो भी आपके नंबर कट जाएंगे क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। इसके बाद 5वां निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया। एंड नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, इसका आंसर आपको आंसर शीट पे दिया जाना होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देना है, यानी एक साथ हल करना है। एंड यहाँ पे लास्ट निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। तो ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब इसके बाद आ जाता है खंड जिसमें मिलेगा आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा खंड अ। खंड अ में आपको मिलता बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न और इसका आंसर देने के लिए बोर्ड आपको टोटल 1 घंटे का समय प्रोवाइड करता है। और 1 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी क्वेश्चन आती रहेगी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अजंता के लेखक हैं। अजंता जो रचना है इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जैनेन्द्र कुमार है, अज्ञे जी हैं, यशपाल जी हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय की अजंता काफी प्रसिद्ध रचना है जो कि आपका पाठ भी है अजंता नामक पाठ, ठीक है। एंड दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्रेमचंद की रचना है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की इसमें कौन सी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, रस मीमांसा, अर्धनारीश्वर, सेवा सदन।
तो यहाँ पे सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का काफी प्रसिद्ध रचना है, और अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, एंड रस मीमांसा जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो है वो सेवा सदन, और इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है गबन, सेवा सदन। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आत्मकथा के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, ये आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में भी दिए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा के लेखक है। और इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, यशपाल को, अज्ञे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो मुंशी प्रेमचंद जी है, इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रेशमी टाई एकांकी के लेखक है। एक रेशमी टाई एकांकी है, इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी, अज्ञे जी या अज्ञे को। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा जो है इस रेशमी टाई एकांकी के लेखक, ये प्रसिद्ध एकांकीकार है। इनकी सबसे प्रसिद्ध एकांकी दीपदान है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल की प्रधान प्रवृत्ति है? यानी किस काल की विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता? वीर गाथा काल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की। तो ये है आपकी रीति काल, जो थी जब बिहारी हुआ करते थे। रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि बिहारी भी है। इस समय जो थी श्रृंगार रस की प्रधानता की प्रधान प्रवृत्ति थी। इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि हिम किरीटनी लेखक है। हिम किरीटनी जो रचना है इसके लेखक है सूरदास है, कबीर दास है, मतीराम है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो हिम किरीटनी के जो लेखक है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देख लिए, अभी तक लाइक नहीं किए, तो यार अभी बहुत पीछे हो आप। जल्दी से एक वीडियो को लाइक करो ताकि आपको कोई भी 70 नंबर लाने से ना रोक सके। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब को भी पता चल सके कहीं 2026 18 फरवरी को आने वाला सबसे ज्यादा वायरल वीडियो चल रही है। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि चिदंबरा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, मतीराम जी हैं। तो एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये चिदंबरा के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9वां नंबर की छायावादी कवि है। आपको मैं बता दूं 4 जो स्तंभ कवि हैं, पहला हो गया प्रसाद, दूसरा हो गया वर्मा, तीसरा हो गया निराला और चौथा हो गया पंत। ठीक है, ये जो है ये 4 जो है छायावादी के सबसे प्रमुख कवि हैं, जिसमें हो गया प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत। इसमें क्या आया हुआ है? प्रसाद आया हुआ है, यानी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भूषण किस काल के कवि हैं? रीति काल के हैं, भक्ति काल के हैं, आदि काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। तो भूषण जो थे वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? अब देखिए जो शोक होता है आप में 2 रस है, एक तो हास्य रस है, ठीक है, एक हास्य रस है और दूसरा जो है करुण रस है। करुण रस जो होता है इसका स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यही 2 ही रस आप में पूछता है, इसके अलावा कोई भी रस नहीं पूछता है। और जब भी आपको सेलेक्ट करना है तो इन 2 रस में से ही सेलेक्ट करना है। कभी कभी क्या दे देता है, हास्य रस का एक एग्जाम्पल दे देगा कि जैसे बिंद के वासी उदासी तृपो व्रतधारी, ठीक है, और पूछेगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, और एक तो ऐसा दे सकता है माता पिता उरिन भाई निकी गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है। और इसके बाद करुण रस का दे देगा कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम ग्रस्ती। यहाँ पे दुख हो, ठीक है, दुख का भाव आए तो शोक और हंसी हास्य का भाव आए तो हास्य रस होगा। यहाँ पे शोक हमसे पूछेगा तो शोक का जो स्थायी भाव होता है वो किस रस का होता है? करुण रस का। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रूपक है, यहाँ पे भेद रहित आरोप है। आए महंत बसंत
ठीक है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, भेद है यहाँ पे, तो रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की रोला छंद में यति होती है। आप में 2 छंद आपको पढ़ना है, एक तो रोला पढ़ना है और दूसरा जो पढ़ना है प्यारे बच्चों वो सोरठा पढ़ना है। इन 2 छंद को ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 11 मात्राओं पे, 13 मात्राओं पे, 11 और 13 मात्राओं पे, 7 और 13 मात्राओं पे यति होता है। तो ये जो होता है 11 और 13 मात्राओं पे यति होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की अधिपति शब्द में उपसर्ग है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं उपकार लिख दूं, ठीक है, अगर इसमें आपसे उपसर्ग पूछे तो आप कहोगे कि उप इसमें उपसर्ग है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अध्यापक लिख दूं, अध्यापक, अगर इसमें पूछूं कि क्या उपसर्ग होगा तो आप बताओगे कि अध्य होगा। नहीं, इसमें जब भी उपसर्ग होगा तो आपका अधि होगा। कैसे होगा? अब मात्रा जो होगा वो आगे से होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो यहाँ पे आधा आता है उसमें ई की मात्रा लग जाती है। तो ये चीजें ध्यान देना, दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगर 2 शब्दों के बीच में आधा शब्द है तो उसका जो आपका उपसर्ग होगा ये अधि होगा। लेकिन यहाँ पे अधिपति आया है तो इसका जब 4 अक्षर होता है ना, तो शुरू के जो 2 अक्षर होते हैं ये क्या हो जाते हैं? उपसर्ग हो जाते हैं। तो अधि आपका इसमें उपसर्ग होगा। और एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे सुशील दे रखा है तो इसका अगर कोई उपसर्ग पूछेगा, 3 शब्द है तो इसका केवल पहला शब्द उपसर्ग होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये आपका कि तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? तत्, ठीक है, नपुंसक द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन, तीनों लिंगों द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो ये जो होगा आपका 15 में प्यारे बच्चों आपका ये होगा नपुंसक होगा, ठीक है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि त्रिफला का समास विग्रह है। अब देखो यहाँ पे अगर इसमें समास पूछता तो क्या होगा? समास जब भी होगा तो द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाचक होता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आप में समास क्या है? द्विगु और द्वंद्व, यही 2 सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब देखिए जो द्विगु होगा ये इसका पहला पद ही संख्यावाचक हो जाता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज हो गया, त्रिफला हो गया, पंचमुखी हो गया, कष्टभुज हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, ये सब क्या है? इसका पहला शब्द ही संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होगा। और द्वंद्व समास जो होता है ये क्या पाया जाता है? माता और यहाँ पे पिता अगर हम लिखेंगे तो 2 शब्दों के बीच में इस तरह का जो डैश पाया जा रहा है, अगर ये 2 शब्दों के बीच में डैश लग जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो समास होगा वो आपका द्वंद्व होगा। और द्विगु में क्या होगा? ये संख्यावाचक इसका पहला पद ही हो जाएगा। और इसके बाद त्रिफला का समास विग्रह होगा, 3 फलों का समाहार, ठीक है। और जो द्विगु, अगर इसमें द्विगु का समास विग्रह माता और पिता का पूछ देता है तो आपका माता और पिता यानी इस डैश को हटाकर इसके जगह पे और लगा देते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास में और शब्द का लोप पाया जाता है। तो त्रिफला का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? 3 फलों का समाहार, 3 फल या 30 फलों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे त्रि मतलब 3 फलों का समाहार। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप 18 फरवरी को लगाओगे। क्या लगाओगे? आग, ठीक है, वो वाली आग नहीं, मतलब कि कमाल दिखाओगे कि मैं हिंदी में। देखो बच्चों क्या है कि आपका जो हिंदी है, चित्रकला का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसमें आप फोड़ सकते हो, 70 में 70 नंबर ला सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे आपकी हो सकती है कि मैथ कमजोर हो, साइंस कमजोर हो, लेकिन ये सब चीजें में अगर आप फोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट जो बनेगा वो बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे आग का तत्सम रूप है, तत्सम का मतलब शुद्ध रूप है। और ये जो हमारी हिंदी के शब्द है ना, ये बिगड़े हुए शब्द है संस्कृत के। तो यहाँ पे आंच है, अग्नि है, आज है, अनल है। अनल भी जो होता है आग का ही ये है, ठीक है। और यहाँ पे आंच भी, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा? अग्नि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं, क्रिया कहते हैं कि कर्म कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका उद्देश्य। जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य मानकर तो हम बात करते हैं, तो उसे क्या कही जाती है? उद्देश्य। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कर्ती वाच्य का वाक्य है, मतलब जो क्रिया कर रहा हो। सुशील ने योग्यता प्राप्त की, सुशील द्वारा योग्यता प्राप्त की गई। मोहन द्वारा फूल तोड़े गए, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो सुशीला ने योग्यता प्राप्त की यानी कर्म किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
20वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, रेखांकित पद का परिचय। इस शब्द के नीचे एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई है, इसका परिचय हमें बताना है कि ये क्या है। ये जो है क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। कालवाचक बढ़ रहा है जो इसमें आया हुआ क्रिया का विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपका इसमें आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न और यहाँ से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं और यहीं से बच्चे 30 नंबर 35 नंबर ठीक है 28 नंबर इतना लाते हैं। लेकिन लाने का तरीका क्या होता है, लिखने की ट्रिक क्या होती है, ठीक है, शैली क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा है उससे ज्यादा मैटर करता है आपने कैसे लिखा है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये 50 मार्क्स का आता है और इसके लिए बोर्ड के द्वारा इसके लिए सभी वर्णनात्मक प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है प्यारे बच्चों। अब इसका आंसर आपको लिखना होता है आंसर शीट पे। तो सबसे पहले खंड ब में क्वेश्चन 21 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये क्या है कि एक गद्यांश दे रखा है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और ये जितने भी क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के हैं। कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। यानी ये जो गद्यांश आपका देता है पहला ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे यहाँ पे यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। अब देखिए इसको हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस पाठ से है और इसके जो लेखक है वो कौन है। तो प्यारे बच्चों अगर इसके पाठ की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख पाओ। और इसके जो लेखक है वो स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इसके जो लेखक है वो इसका जो शीर्षक है वो भारतीय संस्कृति, लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दे देता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, मतलब कि यह नैतिक मतलब बहुत पहले से आ रही है, परम, ठीक है। नैतिक मतलब अच्छे से, परम। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, अध्यात्म के प्रति झुकाव का स्रोत है जो अनंत काल से बहुत समय से प्रत्यक्ष जो दिखाई दे या अप्रत्यक्ष जो हमें आंखों से ना दिखाई दे रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और ये पूरे संपूर्ण देश के हिस्से के कोने कोने में जन जन तक पहुंचता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहता है और कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यह हमारे सामने भी आता रहता है। ऐसे आपको इसको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है कि हमें अमरत्व की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि सत्य और अहिंसा है, जो सत्य और अहिंसा जो है हमें क्या किए हैं, अमृत की याद दिलाकर हमारे नए मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। तो सत्य में अहिंसा आपको इसका आंसर लिखना है, जिसका एक क्वेश्चन देता है, इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं आता तो इसके अलावा एक 21 का अथवा देता है, ठीक है, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसका 21 का अथवा यहाँ पे दे देता है। ये दे रखा है बच्चा कि जो तरुण संसार जीवन के संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ा ही सुखद लगती है। अब इसमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन इसमें से भी है और ये तीनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके राइटर मतलब लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों इस दोनों चीज को पता होगा तो हम आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाठ है, तो ये जो आपका पाठ है, ये क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, एग्जाम में आते बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो ये हो गया आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिया गया है क्या लिखूं नामक पाठ से।
इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे का रेखा एक लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पे वे अतीत का स्वप्न देखते हैं, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है। मतलब अतीत मतलब होता है जो समय बीत गया, वृद्ध लोग जो होते हैं उसी का स्वप्न देखते हैं कि हमारी जवानी ऐसी थी, हम ऐसे थे वैसे थे, और वो क्या करते हैं, पुरानी चीजों का हमें याद दिलाते हैं, परंपराओं की याद दिलाते हैं, रीति रिवाजों की याद दिलाते हैं। तो वे अपने अतीत का स्वप्न देखते हैं कि मैं उस समय ऐसा था, हमारी जवानी थी तो ऐसी थे, ये चीजें होती है। और जो तरुण होते हैं वो अपना भविष्य देखते हैं कि मैं क्या करूँ कि कुछ के पैसे अर्न करूँ, क्या करूँ कि टॉप कर जाऊँ अपने स्कूल में, लोग नाम करें, ठीक है, अपने कॉलेज का नाम करूँ, अपने देश प्रदेश का नाम करूँ। ये होते हैं तरुण। तरुण मतलब नवयुवक, जैसे आप लोग अभी हो। अब यहाँ पे तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? देखो, तरुण जो होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। यानी तरुण जो चाहते हैं वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और जो वृद्ध होते हैं वो पुरानी चीजों को संजोए कर रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आ जाता है। ये है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का आता है। और ये पद्यांश जो होते हैं, आपको पद्यांश में ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है, इसमें कवि होते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। ये दो चीजें पता रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे यही देता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ एंड इसके पोएट का नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत ही सिरासत, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित जदु जात। अब यहाँ पे सूरदास आ गया, तो ये जो कवि है इसके कौन हो गए? सूरदास जी हो गए। अब सूरदास तो इसके कवि हो गए, और ये किस पाठ से लिया गया है? सूरदास जो लिखे आपने वो पद नामक शीर्षक लिखे, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एंड इसके बाद एक नेक्स्ट आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे एक तरह की रेखा, एक तरह की लाइन खींची गई है, ठीक है, इसी की व्याख्या अपने शब्दों में करनी होती है। जैसे यहाँ पे फारिग, जब श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर अपने गांव चले आते हैं वृंदावन, तो वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मुझे जो ब्रज है वो भूल नहीं पा रहे हैं ब्रज के, क्योंकि वहां पे सुबह सुबह जो यशोमती मैया थी वो मुझे माखन रोटी खिलाती थी, वहां के गोकुल वन उपवन और पेड़ों की जो छाया थी, और माता जी द्वारा दिया गया सुबह का नाश्ता जो था, और जो नंद जी थे वो मुझे देखकर सुख की प्राप्ति करते थे, और माता जो थी माखन रोटी मुझे सजा कर देती थी और बहुत ही प्यार से खिलाती थी, और हम दिन भर गोपी ग्वाल बाल संग के खेलते थे, और सब दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य है, धन्य धन्य वो ब्रजवासी है जिन्होंने श्री कृष्ण का स्वयं दर्शन पाया है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देता है कि गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेलता है? तो गोपी ग्वाल बाल के संग श्री कृष्ण जी खेलते हैं, तो यहाँ पे कृष्ण का ऑप्शन कृष्ण लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अथवा अगर ये नहीं आता गलती से, तो आप इसको कर सकते हो कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये नहीं कि आप दूसरे प्रेम पर प्राण निछावर करने लगे, किसी गर्ल्स के चक्कर में अपने प्राण को निछावर करने लगे, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे उस प्रेम की बात की जा रही है जो अपने देश के प्रति प्रेम की जाती है, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम बहम में आ जाए कि नहीं यार वो दूसरे प्रेम की बात हो रही है, वो प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम उसे कहते हैं जो देश के प्रति प्रेम हो, देश पे वो उसका प्राण अपने का अगर जरूरत पड़े तो निर्भर वो बलिदान कर दे, ठीक है। ऐसे प्रेम पर प्राण को निछावर करना चाहिए। अब यहाँ पे निछावर करने का मतलब कभी का ये नहीं कि आप अपने प्राण को निछावर कर दो, अपने देश के प्रति मान सम्मान प्रतिष्ठा रखो, ठीक है, अपने देश के प्रति कभी गद्दारी मत करो, ये सब चीजें होती है। यहाँ पे है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ एंड इसके कवि का नाम पता होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पाठ है आपका, ये किस पाठ से लिया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये जो लिया गया स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो कवि है वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये एग्जाम में आएगा और आप इस तरह से लिख लेना प्यारे बच्चों।
अब यहाँ पे सच्चा प्रेम क्या है, देखो क्वेश्चन भी पूछ दिया कि सच्चा प्रेम वो है जो देश के प्रति प्रेम हो, देश की प्रतिष्ठा के प्रति प्रेम हो, देश के आत्मसम्मान के लिए प्रेम हो, वही प्रेम सच्चा होता है। बाकी जितने भी देश दुनिया के लोग प्रेम करते हैं, माता पिता भाई बहन के छोड़ सभी प्रेम केवल दिखावा है, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रेम भी करो तो अपने देश के प्रति प्रेम करो। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे कि वाराणसी प्राचीन काले गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति गोदते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा संतता प्रवृत्ति जनाम ज्ञानस प्रदवती अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्यम से। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि वाराणसी का जो है वो बहुत पहले से ही उसकी गली गली में प्रकाश की दिव्य ज्योति जलाई जाती है, ठीक है, दिव्य ज्योति जलाई जाती है। और यहाँ पे आज भी संस्कृत का जो प्रवाह है वो आज भी विद्वान है। ये जिस पाठ से लिया गया है, यहाँ पे अत्र अनाके आचार्य, यहाँ पे बहुत सारे आचार्य महात्मा आए और यहाँ पे ध्यान लगाए, ठीक है। विद्वांस वैदिक वाग्गम से अध्ययन अध्यापन च इदानी निरतता, यहाँ पे वैदिक काल की चीजों को पढ़े और पढ़ाए दोनों के, न केवल भारतीय अपितु यहाँ पे केवल भारतीय ही नहीं, भारत के देश रहने वाले नहीं, अपितु वैदेशिका गिरवाड़ वाग्यमा अध्ययनाय अत्र अगंसंति निःशुल्क च विद्या ग्रंथि, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे गीता का अध्ययन करने के लिए आते हैं और निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू विश्वविद्यालय हैं, जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम है, ठीक। त्रय विश्वविद्यालय संति, ये एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ पे 3 विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। और संति एषु नवीनाम च प्रामीण्यस्य ज्ञानम विज्ञानम विवक्षणायाम अध्ययन प्रचलित, यहाँ पे नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान सभी तरह के अध्ययन लोग करते हैं। ये जो पाठ है ये आपकी प्राचीन नगरी वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वाराणसी से देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हो कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए गतिशील रहती है। मानव जीवनम संस्कृतम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह यथा समय के अनुसार नए नए विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है, नए शक्ति को प्राप्त कर लेती है। अत्रा दुराग्रह नास्ति, ये किसी भी तरह का हठ नहीं करती है। और युक्ति युक्तम कल्याणकारी, जिस भी तरह से मनुष्य के कल्याणकारी के लिए होता है, चाहे तदर्थ सरतम गिरतम होती, ये उसे स्वीकार करती है। एतस्या गतिशीलता रहस्यम, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य है वो मानव जीवन को कल्याण करने के लिए है, शाश्वत मूल्य तेसु बनाने के लिए है, ठीक है। सत्य और प्रतिष्ठा, इसका संदेश यही है कि सत्य लोग बोले, प्रतिष्ठावान हो और सभी के कल्याण की भावना इसके अंदर है, ठीक है। और सभी लोग एक दूसरे से समान भाव रखें। ये जो हमारी पाठ लिया गया प्यारे बच्चों, ये भारतीय संस्कृति आपके भारत देश का है, इस पाठ से लिया गया है। इस पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है। इस चीज को अच्छी से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे संदर्भ लिखने का 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पे कि मान हित्वा प्रियो भवति, आप अपने घमंड का त्याग करके लोगों का प्रिय हो जाते हो। क्रोध का त्याग करके आप सोचते नहीं हो, चिंता नहीं करते हो। काम हित्वार्थान, ठीक है, लोभ का त्याग, ये जो काम हित होते हैं, काम वासना का त्याग करके आप लोगों का हिती हो जाते हो और लोभ का त्याग कर आप सुखी हो जाते हो। ये किस पाठ से लिया गया प्यारे बच्चों? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। इसके बाद अथवा अगर ये नहीं जानते तो मरणम मंगलम यत्र विभूति से विभूषणम, जहाँ पे मरना मंगल हो, जहाँ पे कि विभूति मतलब राखी आभूषण हो, जैसे वहाँ पे जो काशी होती है वहाँ पे राख जलाई जाती है, शव का संस्कार किया जाता है, तो वहाँ की राख आभूषण है। कौपेन यत्र कौशेम सा काशी किन नियते, और यहाँ पे मरना मंगल होता है, ठीक है। और इस काशी को कौन नहीं जानता है। ये प्यारे बच्चों आपका किस पाठ से लिया गया है? ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से है?
वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है। अब इसके बाद 25 नंबर जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है, जिला वाइज होता है और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, देता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये अलग अलग जिले में अलग अलग आता है, आप यहाँ पे देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा और वही आएगा उसको लिख देना, 3 नंबर पक्का कर लेना। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी एक रचना का नाम लिखने का। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इन सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ये नहीं कि केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार करके चले जाए, ऐसा करोगे तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे। ठीक है, यहाँ पे ख नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आपको एक लेखक आता है और एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। सबसे पहला कि गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सूरदास जी, इन तीनों का अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसमें भी 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचना को उल्लेख करने का। टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। 2 श्लोक आपको तैयार कर लेना। एक सर्वे बोलतु सुखिना सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बंधन मरम वापी जो वापी प्राजय उभ्यत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आकस्मिक अवकाश हेतु नहीं, इमरजेंसी हेतु कोई भी इमरजेंसी चीजें होगी उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखो। 4 नंबर का एग्जाम में पूछता है, अगर ये नहीं आता तो अथवा आप इसे भी कर सकते हो कि अपने गांव नगर की सफाई हेतु अपने क्षेत्र के नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर का है, तो आपको दोनों ही तैयार कर लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1 नंबर, दूसरे का देने के लिए 2 नंबर, यानी कि तीसरा चौथा दे दे तो 4 नंबर मिल जाएगा। केवल 2 का ही देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भारतीय जो संस्कृति का मूल है कि विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यानी विश्व का कल्याण करने वाला ईश्वर मात्र एक है, उसे अनेक नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे दूसरा है कि वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर जो होता है वो वीर के द्वारा ही पूजा जाएगा। और जो अब यहाँ पे षोडश की मुख्य दुखम अस्ति, सोना का जो मुख्य दुख होता है वो क्या होता है, तो षोडश मुख्य दुखम अस्ति, ठीक है, कि उसे रत्ती से तौला जाता है। अब यहाँ पे वाराणसी कस्य संगम स्थली, तो वाराणसी जो है विविध धर्माणाम संगम स्थले अस्ति, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। 30वां नंबर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का 60 नंबर का एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, जनसंख्या वृद्धि समस्या और उसके निवारण का उपाय, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन या स्वदेश प्रेम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पेपर यहाँ पे एंड होती है क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैं देखो 3 और पेपर कराऊंगा जो कि इससे भी ज्यादा वायरल पेपर होगा। अगर आप इन 3 पेपर को तैयार कर लेते तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इन 3 पेपर को तैयार करने के लिए आपको इसके बाद 3 पेपर आएंगे, उसे जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद आप 70 में 70 नंबर पक्का कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेता हूँ आपसे जुदा, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।